एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं 20 अगस्त शिफ्ट थर्ड का पेपर। इसके पहले हमारे 3 सेट और आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यदि आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले जो हमारा नया मध्य प्रदेश का कैबिनेट बना है, इसके जो मंत्रिमंडल है पूरे 34 मंत्री की ट्रिक से आपको याद करवाया गया है। तो यदि तक आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर देखें वो वीडियो, मंत्रिमंडल की ट्रिक की वीडियो। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर, स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है उत्तर इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है सांची का स्तूप का निर्माण है अशोक ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए थे। तो इसका सही उत्तर है जो 5 बैंक विलय हुए थे। तो देख सकते हैं आप इसमें जो 5 बैंक विलय हुए थे वो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इनके आप लोगों को नाम भी याद करना है, इसलिए मैंने इसको पीडीएफ में यहाँ डाल दिया है ताकि आप लोग कभी कभी ये पूछ सकते कि इनमें से जो शामिल हुए कौन सा बैंक नहीं है। तो आपको याद रखना है जयपुर, मैसूर, श्रावणकोर, पटियाला और हैदराबाद जो हैं दिसंबर 2017 में बैंकों का मर्ज कर दिया गया था। तो इन 5 बैंकों को मिला के स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया था 2017 में। तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और कितने बैंक थे ये? 5 बैंक थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है। सबसे पहला याद रखना है आपको। तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या है? उड़ीसा। क्या है? पशु के लिए ब्लड बैंक। पशु के लिए जो ब्लड चीज पड़ता है कभी कभी, तो उसके लिए मानव बैंक तो है पर पशु के लिए ब्लड बैंक कहीं नहीं था। तो उसको सबसे पहले किसने बनाया? उड़ीसा ने बनाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक संबंधित थे। जो पोखरण में हुआ था उसमें किसकी अहम भूमिका रही थी। तो जो वैज्ञानिक राजा रमन्ना हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी वो इसका आंसर बहुत ही आसानी से लगा देंगे, क्योंकि पिछले सेट में पूछा गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्रश्न एक उत्तर। इसमें पूछ लिया गया सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। पिछले सेट में बताया था कि इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो सर्वप्रथम देविका रानी के लिए ये मिला था। और सबसे लेटेस्ट जो मिला था 2020 का, वो भी हमने आप लोगों के लिए बताया था किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का। तो मिला था वो बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन। और फिल्म की कैटेगरी में तो सुपर 30 मूवी के लिए मिला था। और वहीं यदि बात करी जाए 2019 की, तो 2019 में किसको मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन के लिए। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसलिए कहते हैं कि कोई भी सेट पूरा देखिए, डिटेल एनालिसिस करवाते हैं इसका, ताकि कोई भी इससे रिलेटेड अगला कोई भी क्वेश्चन यदि आपकी भर्ती में आएगा तो यहीं से घूम फिर के आएगा कि किसको प्रथम मिला, कब स्थापना हुई, यहीं से आने वाला है सारा प्रश्न। तो आप बिल्कुल डिटेल से ध्यानपूर्वक देखा करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। तो पिछली बार भी एक तानसेन पर प्रश्न आया था और इस बार भी पूछ लिया गया है, लेकिन इस बार पूछा है कि संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सभी को पता होगा तानसेन जो है ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। जो तानसेन थे अकबर के क्या है 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को बताना ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है तमिलनाडु।
कुडानुकोलम जो नाम की विद्युत परियोजना है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसको कब देश को समर्पित किया गया था? तो ये 2016 में समर्पित की गई थी। तो ये जो है इंडिया और रसिया के सहयोग से ये इसकी स्थापना की गई थी। तो कितनी 1000 मेगावाट के इसमें 2 प्लांट स्थापित किए गए हैं। कितने? 1000 मेगावाट के। और इसकी जो है देख रेख कौन कर रहा है? इसकी जो देख रेख कर रहा है कौन कर रहा है? NPCIL। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NPCIL इसकी जो है देखरेख कर रहा है। कब स्थापना करी गई थी? 2016 में। 1000 मेगावाट की 2 यूनिट इसमें लगी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भांकला नाकल बांध इस नदी पर निर्मित है। तो किस नदी पर निर्मित है ये? तो ये सतलज नदी पर निर्मित है। तो कहाँ पर है सतलज नदी जो ये बनाया गया भांकड़ा नाकल बांध? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भांकड़ा नाकल बांध बनाया गया है। और कब बना था? तो 1963 में ये बना था। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। और आप लोगों को पता होगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत का? तो टेहरी बांध है। टेहरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ये है। उत्तराखंड में ये टेहरी बांध है। और इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो हर बार किसी न किसी एग्जाम में मध्य प्रदेश की जनगणना जरूर पूछी जाती है। इस पर भी आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाली है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है 69.32 जो है मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर रही थी। जिसमें यदि मेल की बात करी जाए तो 78-73 रही थी, 78-73% वही फीमेल की बात करी जाए तो 59.2% फीमेल की रही थी। तो इस क्वेश्चन से आपको यही याद रखना है। पूरी डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्वनाथ आनंद जो है किस चीज़ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो सभी को पता होगा शतरंज चेस जो है इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि विश्वनाथन आनंद किस राज्य से बिलोंग करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये बताना है इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो शहर है वो कौन सा है? तो मालवा क्षेत्र पता होगा आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार। तो इसके जो 2 महत्वपूर्ण शहर वो हैं उज्जैन और इंदौर जो हैं इसके महत्वपूर्ण शहर हैं, याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरा जो सीरीज है इसमें आपके लगभग 2500 से अधिक प्रश्नोत्तर प्रीवियस पेपर जो रहेंगे, क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, ये आपकी कवर होंगे। ये खाली आपकी 2017 के एग्जामिनेशन से कवर हो जाएंगे। तो इसका हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपकी मान के चलिए 5000 प्रश्नोत्तर तैयार हो जाएंगे पूर्व प्रश्न पत्र पर आधारित। तो वीडियो के साथ जुड़े जरूर रहें, दोस्तों को शेयर भी जरूर कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी को पता है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो लालजी टंडन हैं। लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त प्रभार भी कौन लिए हुए हैं? आनंदीबेन पटेल जो है अतिरिक्त प्रभार भी लिए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में लालजी टंडन हैं। और इनको नियुक्त कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो आपने नहीं देखे वो वीडियो तो पहले जो सेट है इसके उसमें हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे अभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शब्द जो ड्यूस है किससे संबंधित है? तो सभी को पता होगा शब्द ड्यूस जो है टेनिस से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है होम रूल लीग की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जिसका सही उत्तर है वो है एनी बेसेंट।
लेकिन आप लोग कहेंगे भाई कहीं कहीं हमें बाल गंगाधर तिलक भी देखने को मिला है। तो व्यापम ने जो है इसका आंसर एनी बेसेंट सही माना है। वैसे यदि बात करी जाए तो होम रूल लुक की स्थापना जो स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक ने और होम एनी बेसेंट में दोनों जनों का योगदान बराबर रहा था। लेकिन जो आरंभ किया था एनी बेसेंट ने किया था और इसकी जो स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। लेकिन व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर एनी बेसेंट सही माना गया है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि एनी बेसेंट ने काफ़ी जोर लगाया था होम रूल लीग की स्थापना में। और साथ में साथ जो उनके समाचार पत्र था कॉमनवील समाचार पत्र और न्यू इंडिया, इनमें इन्होंने इसका प्रकाशन भी करवाया था। तो इनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा था। इस कारण इनकी स्थापना का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था। तो जो गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर था वो थे महात्मा गांधी। इनको मिला था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, जो पहले गैर अमेरिकी थे। इनको कब मिला था तो सन 1930 में इनके लिए दांडी मार्च व नमक सत्याग्रह के लिए इनको कंबाइंड रूप से इनके लिए दिया गया था 1930 में। उसके बाद पता होगा आपको नरेंद्र मोदी भी उसमें सम्मिलित हुए थे और सबसे ज़्यादा वोट भी इन्हीं के लिए मिले थे, लेकिन इनके लिए चुना नहीं गया था, ये केवल नॉमिनेट हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता। तो ये जीता था पीवी सिंधु ने ये जीता था। लेकिन हम डिस्कस करेंगे 2019 का किसने जीता। तो डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं मेल की कि मेल कैटेगरी में किसने जीता। तो मेल में जो जीता था केंटो मोमोतो ने जीता था। और ये कहाँ से थे, ये जापान से थे। ये पुरुष वर्ग में जीता था और सिंगल का खिताब या उसको एका का खिताब बोल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में। तो फीमेल कैटेगरी में जो है किसने जीता था, इसमें जीता था केंटो मोमोतो ने और इसमें जीता था कैरोलिना मारिन ने। शॉर्ट फॉर्म देखा था तो दोनों के एक से हैं, लेकिन ये केंटो मोमोतो हैं, ये कैरोलिना मारिन हैं। ये जापान से थे ये, और ये कहाँ से थी, ये स्पेन से हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो महिला में था 2019 का कैरोलिना मारिन ने जीता और 16 वाला सिंधु ने जीता। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे। तो कौन थे ये, अमजद अली खान जो थे ग्वालियर में पैदा हुए सरोद वादक थे। कभी कभी ये पूछ लिया था 4 ऑप्शन में कि सरोद वादक में से कौन है या कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है जो अमजद अली खान है वो क्या है, सरोद वादक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 2016 में समुद्र में असाधारण स्वर के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको किया गया था, तो ये कप्तान राधिका मेनन के लिए किया गया था। इन्होंने जो मछुआरी थे उनको बचाया था, इसलिए इनको समुद्र में असाधारण कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार दिया गया था। किसको, कप्तान राधिका मेनन गिल के लिए दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। क्या शामिल है, तो नंबर 2 उसका सही उत्तर है भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच जो विवाद हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन इसमें सम्मिलित क्या नहीं है, आतंकवाद संबंधी मामले, आपराधिक मामले, राष्ट्रीय अखंडता के विषय में मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट के जो मूल अधिकार हैं उसमें ये शामिल नहीं। जैसे अपने मूल अधिकार जो हैं, तो आपको बताना कितने मूल अधिकार हैं, 6 या 7। तो कमेंट करके बताइएगा कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं आप लोगों को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 2016 में भारतीय थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे टीएम कृष्ण 2 लोगों को दिया गया था और कौन थे। तो जो दूसरे थे वो बिजवाड़ा बिन्सन थे। लेकिन हमें पता है हम लेटेस्ट वाले याद करेंगे। सबसे पहले ये बताना है आपको कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना जो है 1957 में की गई थी। 1957 में की गई थी। और 2019 में किसको मिला है, तो एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के लिए ये
मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना था। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि राजधानियाँ जो हैं तरल भरी गुहिकाएँ क्या हैं। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कोशिका रस, सेल सैप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को इनमें से संग्रहित करते हैं। तो आप सबको पता होगा जो पीओपी है उसको नमी रोधी पात्र, मतलब जिसमें कोई भी नमी ना आ पाए उसमें अपन इसको संग्रहित करते हैं, क्योंकि यदि थोड़ी सी भी नमी आ जाएगी तो वो सेट हो जाएगा या फिर जम जाएगा, उसको है ना, जम जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी नमी लगेगी तो वो जम जाएगा। आपने देखा होगा पीओपी जो रहती है वो नमी पकड़ते ही सेट होने लगता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल आया था फिजिक्स का, तो उसको भी अपन देख लेते हैं और इसके फार्मूला भी देख लेते हैं, यदि अगली बार आया तो आप लोगों के काम में आ जाए शायद। तो एक लोलक जो है 8 सेकंड में क्या करता है, 60 बार दोलन करता है। तो इसकी समय अवधि बतानी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। लोग अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है। इससे सरल प्रश्न कुछ नहीं हो सकता फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो इसका जो फॉर्मूला है, क्या निकालना है, समय अवधि निकालना है, समय निकालना है इसमें। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, आपका क्या कर रहा है, 60 बार दोलन कर रहा है। तो क्या कर रहा है, 60 बार दोलन कर रहा है कितने सेकंड में, 8 सेकंड में कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोलन। तो अपन को क्या निकालना है कि 1 सेकंड में कितनी बार दोलन करेगा। तो आ जाएगा अपना 8/60। तो ऐसे में अपना उत्तर कितना आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वरना आप यहीं से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.13 सेकेंड। इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। और यदि आपसे यहीं पूछ लें कि इसकी आवृत्ति कितनी होगी या दोनों की संख्या कितनी होगी, तब आप कैसे निकालते इसको, तब निकालते आप इसमें क्या करते कि 8 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है, 8 सेकंड में 60 दोलन कर रहा है। कितने दोलन कर रहा है, 60। तो 1 सेकंड में कितने दोलन करेगा, तब आप कर देते थे 60/8। तो इसका उत्तर कितना आ जाता आपके पास, 7.5 दोलन। ये दोलन करता फिर इतने सेकंड में। लेकिन हमसे क्या पूछा था, समय। तो इसका समय का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0.13 सेकंड। अब आपको रूमिल बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, समय बटे दोलन कर देना है। तो आपका जो समय अवधि निकल के आ जाएगी, ठीक है, 8/60। तो आपकी जो समय अवधि है, समय अवधि जो आपकी है वो निकल के यहाँ से आपकी आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो है 0.30। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए उत्तरदायी है। तो बताना है आपको। तो इसका सही जो उत्तर है, तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आकाश का जो नीला रंग है किस घटना के कारण दिखाई देता है, साथ में इंद्रधनुष जो है किस घटना के कारण दिखाई देता है। अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन क्या होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है इन दोनों का आंसर। ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ आज, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से आया हुआ है कि भारत में तेल के कुएं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो भारत में तेल के कुएं असम में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित करें। तो उत्पादक क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर घास है। घास जो है प्रोड्यूसर स्टेज होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उस कवक का नाम बताना है आप लोगों को जो भंडारित अनाज को रहता है ना, स्टोरेज रहते हैं गोदामों में, उसको प्रभावित कर देता है। तो कौन सा कवक है, वो कवक का नाम है एस्परगिलिम्स। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। एस्परगिलिम्स जो है भंडारित अनाज को प्रभावित कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा। मतलब 2 मंथ्स में उसका जो वेट है वो 2 टाइम्स उसका हो जाएगा। तो किसके कारण, शरीर में उसकी जो कोशिकाएं हैं उसकी वृद्धि के कारण होगा, ना कि खाने के कारण, ना वसा में वृद्धि, ना दूध में। उसकी जो शरीर में कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की वृद्धि होगी तो उसमें उसके भार में वृद्धि होगी। आए समझ, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, तो हमें समझ में आता है कि आपको वीडियो सही लग रही है कि नहीं लग रही है। साथ में दोस्तों को शेयर भी करते चलें।
आपको कुछ नहीं करना है, केवल आधा घंटा वीडियो देखना है डेली। आपकी वीडियो डेली आती जाएगी। ऐसे आपको 54 सेट्स मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए काफ़ी आपका इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करवा रहे हैं 54 सेट्स में। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी एग्जामिनेशन में। बने बस रहिएगा चैनल के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है हमारा, पौधों के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न में से किसके बना होता है। तो बाह्य आवरण जो है तो त्वचीय ऊतक का बना होता है। जैसे मनुष्य का है तो सबसे ऊपर त्वचा, तो पौधों में भी त्वचीय ऊतक बना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विदा की तैयारी करने के उपरांत उस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो ये तो सभी को मालूम होगा, जो किसान स्टूडेंट हैं वो उन्हीं को तो और पहले मालूम होगा कि जो वो है बुआई जो है किया जाता है मृदा की तैयारी के उपरांत, बुआई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है कि प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैगों को हाँ कहें, क्योंकि क्यों कहा जाता है। सभी को मालूम है कि प्लास्टिक की जो है थैलियाँ हैं वो अजैव निम्नी होती हैं। जैव निम्नी तो वो हैं जो मृदा में गल जाएं और उसकी खाद बन जाए, लेकिन अजैव निम्नी वो गलती नहीं है उसमें, और मृदा की जो है नीचे जो पानी गिरता है उसको नीचे नहीं जाने देती, तो मृदा के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका होगा सही उत्तर थर्ड, प्लास्टिक अजैव निम्नी होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक पादप कोशिका में जीव द्रव कुंचन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है थर्ड, अति परासारी माध्यम में कोशिका द्रव का सकुंचन। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो है वो है आपका, विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है तो किससे, ऑन द लाइव वायर, मतलब विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, जिसमें से करंट आ रहा होता है उस तार को जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लाइट का बोर्ड लगा रहता है, ऐसा बोर्ड लगा रहता है, उसमें आपके 3 प्लग्स लगे रहते हैं। एक आपका प्लग लगा रहता है किधर, ये मान लो आपका लाइट का बोर्ड है, ये लाइट का आपका बोर्ड है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक प्लग ये, एक प्लग ये और एक प्लग ये। तो जो सबसे ऊपर वाला रहता है आपका क्या रहता है, ये अर्थ वाला रहता है, ग्रीन कलर से इसका वायर आता है इसमें। और जो लेफ्ट तरफ रहता है इसमें क्या रहता है, विद्युतमय तार, ये रहता है लोड करंट आता है इसमें। और ये रहता है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का रहता है न्यूट्रल का। जब ये दोनों टच होते हैं आपस में तब इसमें से करंट आपके घर में फ्लो होती है। और अर्थ वाला जो अपन लगाते हैं किसके लिए लगाते हैं, सेफ्टी के लिए लगाते हैं। अर्थ वाला जो लगाते हैं अपन किसके लिए, सेफ्टी के लिए लगाते हैं। तो विद्युत फ्यूज में क्या आता है, जैसे कभी भी मान लो आपके शॉर्ट सर्किट हुआ तो विद्युत फ्यूज का जो तार है बहुत ही निम्न गलनांक का होता है, तुरंत पिघल जाता है, और जो करंट यहाँ से जा रहा है मान लो यहाँ से, तो वो ब्रेक कर देता है, जिससे आपकी सेफ्टी हो जाती है, आपकी इंस्ट्रूमेंट की साथ में आपकी सेफ्टी भी हो जाती है। तो विद्युत फ्यूज जो है कैसे जोड़ा जाता है, विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है क्या है, मौसम विभाग के एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था। राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह उसे ना ले जाए, क्योंकि भाई राधा पानी गिर रहा था, मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि राधा जो है बाहर छाता ना ले जाए, आज पानी आंधी तूफान की आशंका है। तो क्यों ना ले जाए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो इसका है, बादलों में विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों में तक जा सकता है। आपने देखा होगा कि भाई ये छाता जो है, छाता ऐसा ऐसा रहता है आपका छाता, उसमें जो है ऊपर एक लगा रहता है, ऊपर तो क्या बिजली जो गिरती है नुकीली चीज़ों पर गिरती है, इसलिए कभी भी आपको पता होगा कि हमेशा कभी भी बिजली गिरे तो आपको बताते हैं कि भाई कभी भी पेड़ के नीचे मत छुपिए आप लोग, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ क्या करने लगते हैं, बिजली को आकर्षित करते हैं, और यदि आप उसके नीचे खड़े तो बिजली आपके ऊपर गिर जाएगी। और इसके अलावा इस पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो क्या बनता है कि कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि भाई जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ रहती हैं, 4 व्हीलर जो गाड़ी रहती है, आपने देखा होगा कि उसमें कभी बिजली गिरे तो आप लोगों के लिए उसके जो खिड़कियां हैं वो बंद कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो विद्युत का आवेश रहता है उसके अंदर नहीं रहता है, खोखला गोला जैसे है, यदि इसमें करंट है तो इसके अंदर नहीं रहेगा। तो यही करंट इसमें है कि यदि बिजली गिरेगी ऊपर से तो इसके होते हुए नीचे ज़मीन में अंडरग्राउंड हो जाएगी, इधर से आपके ऊपर नहीं गिरी। वही खिड़की खुली गई तो वो अंदर चली जाएगी।
इसका कंसेप्ट ये रहता है कि विद्युत का जो आवेश है खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है इसका आवेश। जो चार्ज है, करंट है, कहाँ रहेगा? इसके बाहर बाहर रहेगा, इसके बाहर बाहर जो है करंट रहेगा। यदि आप इसके गोले से टच नहीं हैं तो आपके लिए ये करंट नहीं लगेगा। आप यदि इसके अंदर बैठे हैं तो आप सेफ हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, एक तारे के आकार की क्या है? आकार की आकृति काली कागज की पट्टी में काटी गई थी, जिसका उपयोग डिस्चार्ज किए गए पौधे की पत्ती को ढकने के लिए किया जाता है। जो यह प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। प्रकाश के अंत में पत्ती को आयोडीन द्वारा स्टार्च के लिए परीक्षण किया गया। तो पत्ती में तारे की आकृति कैसी होगी? तो सभी को पता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि नीली और काली कलर की ये पत्ती दिखती है। इसमें कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों ने बहुत पहले किया होगा स्कूल में ये प्रयोग। तो दोस्तों, आज का ही हमारा लास्ट प्रश्न था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो में उसका भी ज़रूर उत्तर दें, ताकि आपको मुझे मालूम चले कि हाँ, आप लोग वीडियो को सीरियस से देख रहे हैं कि नहीं। यदि आप वीडियो को सीरियस से नहीं देख रहे हैं तो मान के चलिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं पुलिस भर्ती की। आपके लिए डेली इतना मेहनत की जा रही है तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें वीडियो को, ताकि उनको मालूम चले कि पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो लेक्चर तैयार किया जा रहा है। तो तब तक दीजिए अलविदा, बाय बाय।